तो आज ना एक ऐसे आइडिया की कह सकते हैं चीरफाड़ करते हैं जो हम सबके दिमाग में बचपन से बिठाया गया है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बस कड़ी मेहनत करो, पसीना बहाओ और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो मतलब हर घर की कहानी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम एक ऐसे जाल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने वाले हैं, एक ऐसा जाल जिसमें शायद हम में से 95% लोग फंसे हैं। बिल्कुल। हमारी जानकारी बताती है कि असली खेल मेहनत का है ही नहीं, बल्कि सिस्टम का है। बिल्कुल। और ये दिमाग का एक ऐसा फंदा है जिससे निकलना मतलब बहुत मुश्किल है। हम सब ने अपने आसपास देखा है। हाँ। एक मजदूर जो दिन में 12-14 घंटे तपती धूप में काम करता है, हाँ। और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक जो शायद दिन में 4 घंटे मीटिंग करता है। सही। मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, बल्कि मजदूर शायद ज्यादा शारीरिक मेहनत कर रहा है। फिर क्यों उनकी कमाई में जमीन आसमान का फर्क है? इसका जवाब लेजी मिलेनियर माइंडसेट में छिपा है। और ये आलस के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये मेहनत को सही दिशा देने के बारे में है। तो चलिए इसी फंदे को खोलते हैं। मेहनत ही सब कुछ है, इस मिथक से शुरू करते हैं। इससे पहले हम आज की कहानी शुरू करें, अगर आप मोटिवेशन और क्लैरिटी की तलाश में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो, और अगर ये बातें आपको छूती हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मजदूर और मालिक वाले उदाहरण में दोनों के काम करने के तरीके में बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क यह है कि मजदूर सिस्टम में काम कर रहा है और मालिक सिस्टम पर काम कर रहा है। अच्छा, में और पर। हाँ, मजदूर अपनी मेहनत और समय बेच रहा है जिसकी एक सीमा है। वो एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। मालिक एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो उसके बिना भी काम करता रहे। उसकी बनाई हुई बिल्डिंग, उसकी टीम, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जो 24 घंटे वैल्यू पैदा कर रहा है। यहाँ सिस्टम का असली जादू ये नहीं है कि वो 24 घंटे काम करता है, बल्कि शायद ये है कि वो लगातार सीखता भी है। जैसे हमारे पास जो जानकारी है उसमें अमेज़न का उदाहरण है, वो सिर्फ डिलीवरी नहीं करता। सही पकड़ा। अमेज़न का सिस्टम सिर्फ सामान नहीं पहुंचाता, वो लगातार डेटा जमा करता है। हाँ। कि आपने क्या देखा, क्या खरीदा, किस चीज पर ज्यादा देर रुके। वो आपसे बेहतर आपको जानने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अगली बार आपको वही चीज दिखाए जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। अरे वाह! वो एक जिंदा जागता सीखने वाला सिस्टम है, सिर्फ एक मशीन नहीं। अंबानी का जियो नेटवर्क भी ऐसा ही है। सही। लोग जब सो रहे होते हैं तब भी उनका डेटा इस्तेमाल हो रहा है, नेटवर्क काम कर रहा है और पैसा बन रहा है। ये है सिस्टम की असली ताकत। ये तो बहुत दिलचस्प है। जैसे एक टीचर जो क्लास में 30 बच्चों को पढ़ा रही है, उसकी मेहनत सीमित है। हाँ। लेकिन अगर वही टीचर एक ऑनलाइन कोर्स बना दे तो वो एक ही मेहनत से लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। यहाँ उसका ऑनलाइन कोर्स उसका सिस्टम बन गया। बिल्कुल। और इस सिस्टम की कोई सीमा नहीं है। मेहनत आपको जिंदा रख सकती है, एक अच्छी सैलरी दिला सकती है, लेकिन अमीर नहीं बना सकती। अमीर बनने का रास्ता सिस्टम बनाने से होकर ही गुजरता है। मेहनत उस सिस्टम को बनाने में लगती है, ना कि उस सिस्टम का एक छोटा सा पुर्जा बनकर खटने में। ठीक है, तो ये सोच का फर्क है, लेकिन इस सोच को एक्शन में कैसे बदला जाता है? यहाँ समय और पैसे के एक फॉर्मूले की बात आती है। आम आदमी का फॉर्मूला है पैसा = मेहनत गुणा समय। हाँ। ये फॉर्मूला खतरनाक क्यों है? ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस समीकरण के दोनों हिस्से, मेहनत और समय, सीमित हैं। आपकी एनर्जी सीमित है और आपके दिन में घंटे भी सीमित हैं। सही। तो जब तक आप इस फॉर्मूले में फंसे हैं, आपकी कमाई हमेशा सीमित रहेगी। आप एक पिंजरे में भाग रहे हैं। तो फिर अमीर लोगों का फॉर्मूला क्या है? उनका फॉर्मूला है पैसा = सिस्टम * स्केलेबिलिटी प्लस मेहनत। ओके। यहाँ मेहनत का रोल सिस्टम को बनाने और सुधारने में है, ना कि सीधे पैसा कमाने में। और इसमें सबसे जादुई शब्द है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी, ये शब्द सुनने में भारी लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? बहुत आसान है। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि 10 ग्राहकों को सर्विस देने में जितनी मेहनत लगती है, 10,000 ग्राहकों को सर्विस देने में उतनी मेहनत नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा। एक रेस्टोरेंट का मालिक स्केलेबल नहीं है। हर नए ग्राहक के लिए उसे और खाना बनाना पड़ेगा और वेटर रखने पड़ेंगे। उसकी मेहनत हर ग्राहक के साथ बढ़ती है। सही बात है। लेकिन एक ऐप बनाने वाला स्केलेबल है। 10 लोग उसका ऐप डाउनलोड करें या 10 लाख, उसकी मेहनत लगभग उतनी ही रहती है। उसका सिस्टम स्केल कर सकता है। समझ गई।
तो सिस्टम वो गाड़ी है जो आपको मंजिल तक ले जाती है, और स्केलेबिलिटी उस गाड़ी का इंजन है जो उसे सुपरसोनिक स्पीड दे सकता है। क्या बात है, बिल्कुल सही। लेकिन इस गाड़ी को बनाने के लिए औजार तो चाहिए होंगे। शायद यहीं पर लेवरेज का कॉन्सेप्ट आता है। एकदम सही। लेवरेज वो औजार हैं। लेवरेज का मतलब है कम से कम अपनी ऊर्जा लगाकर ज्यादा से ज्यादा नतीजा पाना। ये कई तरह का हो सकता है। दूसरों का पैसा मतलब लोन या इन्वेस्टमेंट, दूसरों का समय यानी आपकी टीम, दूसरों की स्किल्स यानी एक्सपर्ट्स। हाँ, हेनरी फोर्ड का वो मशहूर किस्सा है। हाँ, बताइए। जब किसी ने उनसे कहा कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत क्या है? मेरे ऑफिस में हर बटन एक एक्सपर्ट से जुड़ा है। बिल्कुल। मुझे जो जानना होता है मैं बटन दबाता हूँ और वो एक्सपर्ट मेरे सामने होता है। ये है स्किल्स का लेवरेज। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है? अगर आप सब कुछ दूसरों से करवाएंगे तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा? और क्या ये आपको अपने ही काम से दूर नहीं कर देगा? हेनरी फोर्ड तो अपनी फैक्ट्री की हर छोटी बड़ी चीज के बारे में जानते थे। बहुत अच्छा सवाल है। लेवरेज का मतलब आंख बंद करके काम सौंपना नहीं है। इसका मतलब है सही लोगों को ढूंढना और फिर उन पर भरोसा करना। और हेनरी फोर्ड को भले ही हर मशीन का पुर्जा बनाना ना आता हो, लेकिन उन्हें यह पता था कि कौन सा एक्सपर्ट उस काम के लिए सबसे बेस्ट है और काम सही हो रहा है या नहीं। ये लीडरशिप है। और आज के दौर में सबसे शक्तिशाली लेवरेज है डिजिटल लेवरेज। डिजिटल लेवरेज जैसे एक यूट्यूबर का कैमरा और इंटरनेट उसका लेवरेज है। हाँ। और उसका चैनल उसका सिस्टम है जो उसके लिए काम करता है। बिल्कुल। एक YouTube वीडियो बनाना एक बार की मेहनत है, लेकिन वो वीडियो सालों तक आपके लिए काम कर सकता है। आप सो रहे हैं, छुट्टियों पर हैं और कोई दुनिया के दूसरे कोने में आपका वीडियो देख रहा है और उससे आपको कमाई हो रही है। सही। यही बात एक ब्लॉग पोस्ट, एक ऑनलाइन कोर्स या एक ई-बुक पर भी लागू होती है। सिद्धांत सरल है। खुद मत करो, करवाओ। खुद मत भागो, सिस्टम से काम करवाओ। अपनी मेहनत को एक बार इस्तेमाल करके उसे अमर बना दो। ठीक है, ये सिस्टम, स्केलेबिलिटी और लेवरेज का पूरा खाका समझ में आ रहा है। ये सुनने में इतना तार्किक और शक्तिशाली लगता है, तो फिर ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं दिमागी रुकावटें होंगी। मुझे लगता है सबसे बड़ी रुकावट है डर। आपने नब्ज पकड़ ली। ये सारा खेल बाहर से ज्यादा अंदर का है। ज्यादातर लोग इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग में एक आवाज गूंजती रहती है, अगर मैं फेल हो गई तो? हाँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे पैसे डूब गए तो। ये डर उन्हें पंगु बना देता है। जबकि मिलेनियर सोचता है अगर मैं सफल हो गया तो। ठीक यही फर्क है। वो फेल होने के डर से ज्यादा सफल होने की संभावना से उत्साहित होता है। इलॉन मस्क का उदाहरण लें। हाँ। जब उन्होंने स्पेस एक्स में अपना सारा पैसा लगा दिया था तो लोगों ने उन्हें पागल कहा। उनसे पूछा गया कि इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? उन्होंने कहा, मैंने बस ये सोचा कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा सीखूंगा जो दुनिया में किसी को नहीं पता। उन्होंने डर को एक नतीजा नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा माना। असफलता उनके लिए डेटा पॉइंट है, डेड एंड नहीं। बिल्कुल। मान लिया कि कोई डर पर काबू पा भी लेता है, पर उसके बाद भी तो 100 चीजें हैं करने को। सिस्टम बनाने की शुरुआत कहाँ से करें? ऐसा लगता है कि एनर्जी चारों तरफ बिखरी हुई है। हाँ, शायद यहीं पर फोकस का आइडिया काम आता है। हाँ, क्योंकि डर पर काबू पाने के बाद अगला दुश्मन है भटकाव। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से जब पूछा गया कि उनकी सफलता का एक शब्द में राज क्या है, तो दोनों ने एक ही शब्द कहा, फोकस। फोकस। इसे ऊर्जा के सिद्धांत से समझिए। मान लीजिए आपके पास हर दिन 100 यूनिट एनर्जी है। औसत लोग इन 100 यूनिट्स को 20 अलग अलग छोटी छोटी चीजों में बिखेर देते हैं। जैसे बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हाँ, लोगों की बुराई करना, उन चीजों पर चिंता करना जो उनके कंट्रोल में नहीं है। दिन के अंत में वो थक जाते हैं, लेकिन कुछ ठोस हासिल नहीं होता। और सफल लोग अपनी पूरी 100 यूनिट एनर्जी सिर्फ 3-4 सबसे जरूरी कामों में लगाते हैं। वे उन चीजों को ना कहना सीखते हैं जो जरूरी नहीं लगती, और वे एनर्जी वैम्पायर से दूर रहते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स, ये क्या है? मैं इसे बातूनी सहकर्मी सिंड्रोम कहता हूँ। अच्छा। वो इंसान जो 10 मिनट के लिए आपके डेस्क पर आता है, गॉसिप करता है, शिकायतें करता है और आपकी 1 घंटे की एनर्जी और फोकस चूस कर चला जाता है। हाँ, सही है। ये नकारात्मक लोग, बुरी आदतें और भटकाव ही असली एनर्जी वैम्पायर हैं। इनसे दूरी बनाना सफलता के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि मेहनत करना। इसी फोकस से जुड़ी एक और चीज है सही लोगों का साथ, यानी नेटवर्किंग। कहा जाता है आपकी नेटवर्थ आपकी नेटवर्क है। ये कितना सच है? ये 100% सच है। कोई भी अकेले सफल नहीं होता,
स्टीव जॉब्स अकेले पिक्सार नहीं बना सकते थे। नहीं। उन्हें जॉन लैसेटर और उनकी क्रिएटिव टीम की जरूरत थी। उन्होंने नेटवर्क को लेवरेज किया। लेकिन यहां लोग एक गलती करते हैं। वे नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना और अपने मतलब की बात करना समझते हैं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है पहले वैल्यू देना, रिश्तों में इन्वेस्ट करना। अमीर लोग रिश्तों में 5 से 10 साल तक समय और भरोसा लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय आने पर यही रिश्ते उन्हें 100 गुना रिटर्न देंगे। वे सही जगहों पर जाते हैं, कॉन्फ्रेंस, मास्टरमाइंड ग्रुप्स, और सबसे जरूरी वे कनेक्टर्स को खोजते हैं। कनेक्टर्स वो लोग होते हैं जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। वो एक इंसान आपको 100 और सही लोगों से मिलवा सकता है। अच्छा। तो 100 लोगों से मिलने के बजाय उस एक कनेक्टर के साथ मजबूत रिश्ता बनाना ज्यादा स्मार्ट है। ये भी सिस्टम की तरह सोचना है, क्वालिटी पर फोकस, क्वांटिटी पर नहीं। वाओ, मतलब बाहर सिस्टम बनाने के साथ साथ अंदर मानसिकता पर भी लगातार काम करना पड़ता है। बिल्कुल। मानसिकता की बात करें तो एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है अबंडेंस, मतलब प्रचुरता बनाम स्कैरसिटी, यानी कमी का माइंडसेट। ये क्या है और ये कैसे असर डालता है? ये शायद सबसे बुनियादी फर्क है। स्कैरसिटी माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि दुनिया में हर चीज सीमित है, पैसा, अवसर, सफलता। वो केक की एक स्लाइस की तरह सोचता है। अगर किसी और ने बड़ी स्लाइस ले ली तो मेरे लिए कम बचेगी। इसीलिए वो दूसरों की सफलता से जलता है, जानकारी छुपाता है और हमेशा कमी की चिंता करता है। और अबंडेंस माइंडसेट? अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि दुनिया अवसरों से भरी है। यहाँ कोई एक केक नहीं है, हम सब मिलकर और केक बना सकते हैं। वाह। वो दूसरों की सफलता से सीखता है और खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो ज्ञान और अवसर बांटने में यकीन रखता है। जिम कैरी का वो किस्सा बहुत मशहूर है। ये सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। बिल्कुल। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक नकली चेक लिखा और उसे अपने पर्स में रख लिया। हाँ। वो उसे हर दिन देखते थे और विजुअलाइज करते थे। कुछ साल बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक उतनी ही रकम मिली। कमाल है। अब ये कोई जादू नहीं है, ये अपने दिमाग को कंडीशन करने का तरीका है। जब आप यकीन करने लगते हैं कि आप किसी चीज के लायक हैं, तो आपका दिमाग उन अवसरों को देखने लगता है जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे। पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर हकीकत में आता है। बिल्कुल सही। ये सब कुछ जोड़कर एक तस्वीर बन रही है। सिस्टम बनाना, लेवरेज का इस्तेमाल करना, डर को जीतना, फोकस रखना और सही माइंडसेट अपनाना। लेकिन इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? मान लीजिए किसी ने ये सब करके बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन उसके पास परिवार के लिए या खुद के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं है, तो क्या वो सच में अमीर है? बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। असली दौलत पैसा नहीं, टाइम फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम। अपने समय पर पूरा नियंत्रण। औसत लोग पैसे के लिए अपना समय बेचते हैं। वे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए अपना समय देते हैं। मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग पैसे और सिस्टम का इस्तेमाल करके अपना समय वापस खरीदते हैं। वाह, पैसे से समय खरीदना, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं, मेरा बिजनेस पैसे के बारे में नहीं, टाइम फ्रीडम के बारे में है। असली वेल्थ का मतलब है अपने शेड्यूल का गुलाम ना होना, बल्कि उसे खुद बनाना। इसका मतलब है जब मन चाहे काम करने की आजादी, और उससे भी ज्यादा जब मन चाहे काम ना करने की आजादी। ये हाँ कहने की आजादी है, लेकिन उससे भी बढ़कर उन चीजों को ना कहने की आजादी है जो आप नहीं करना चाहते। यही असली अमीरी है। यही। तो आज हमने जो बातें की उनका सार ये है कि दौलत बनाने का रास्ता सिर्फ पसीना बहाने से नहीं गुजरता। ये एक दिमागी बदलाव है। हाँ। मेहनत के मिथक को तोड़कर सिस्टम की ताकत को समझना, ये लेवरेज जैसे औजारों का इस्तेमाल करके ऐसे सिस्टम बनाना है जो आपके लिए काम करें। सही। और इस पूरे सफर में डर, भटकाव और कमी की सोच जैसी अंदरूनी बाधाओं को पार करना पड़ता है। ये पूरी तरह से सोच को बदलने जैसा है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। इन सभी रणनीतियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक में कुछ और जीरो लगाना है, या ये उस जिंदगी को डिजाइन करना है जहां आपके पास पैसा और समय दोनों हो, ताकि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें? सही। असली सवाल ये नहीं है कि ज्यादा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये है कि एक आजाद जिंदगी कैसे बनाई जाए।